हेलो दोस्तों, मस्ती की पाठशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है राजनीति शास्त्र क्या होता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप निम्नलिखित लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर लेंगे। नंबर 1, राजनीति शास्त्र क्या होता है। नंबर 2, राजनीति शास्त्र पर विद्वानों ने क्या विचार दिए हैं। नंबर 3, राजनीति शास्त्र का क्षेत्र क्या है। और अंत में हम इस वीडियो का सारांश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, राजनीति शास्त्र क्या होता है, यह जानने से पहले राजनीति शब्द को समझना अति आवश्यक है। हालांकि अपनी पिछली वीडियो में मैंने राजनीति शब्द को विस्तार से एक्सप्लेन किया था, लेकिन आज पुनः मैं इस शब्द को संक्षेप में एक्सप्लेन कर रहा हूं। दोस्तों, राजनीति को अंग्रेजी में पॉलिटिक्स कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से मानी जाती है। पोलिस प्राचीन यूनान का एक छोटा नगर राज्य हुआ करता था और इस नगर राज्य के भीतर लोगों और राज्य की सुरक्षा, सामाजिक आर्थिक विकास एवं कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए जिन भी तरह की गतिविधियों और क्रियाकलापों को किया जाता था, वे समस्त गतिविधियां और क्रियाकलाप राजनीति कहलाते थे। आसान भाषा में पोलिस की जो एक्टिविटीज थी वो पॉलिटिक्स कहलाती थी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्राचीन यूनानी नगर राज्यों का स्थान आज के समय के आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया है। बेशक राज्य के स्वरूप में परिवर्तन आया है, लेकिन इसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों में कोई कमी नहीं आई है। बल्कि राज्य मनुष्य के जीवन में इतना अधिक प्रभावशाली हो गया है कि किसी भी मनुष्य का जीवन उसके जन्म से पहले से लेकर मृत्यु के बाद तक प्रभावित रहता है। अतः राज्य के द्वारा जो गतिविधियां, क्रियाकलाप या जिसको हम राजनीति कहते हैं के बारे में विधिवत तरीके से ज्ञान प्रदान करने वाला जो विज्ञान है, उसको राजनीति शास्त्र कहा जाता है। राजनीति शास्त्र में हम राज्य, सरकार, व्यक्तियों के अधिकारों, संविधान, कानून जैसे अनेकों सिद्धांतों का, विचारों का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, राजनीति शास्त्र क्या है, इस विषय में विद्वानों के विचारों में अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। गार्नर महोदय ने कहा था, राजनीति शास्त्र की उतनी ही परिभाषाएं हैं जितने की राजनीति के लेखक हैं। उनकी यह बात पूरी तरह सही है। इसलिए राजनीति शास्त्र की परिभाषाओं को हम मोटे तौर पर 2 भागों में अध्ययन कर सकते हैं। नंबर 1, परंपरागत दृष्टिकोण। नंबर 2, आधुनिक दृष्टिकोण। जो परंपरागत दृष्टिकोण है, इसके अध्ययन को भी हम मोटे तौर पर 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला वर्ग उन विद्वानों का है जो राज्य के अध्ययन पर बल देते हैं। दूसरा वर्ग सरकार के अध्ययन पर बल देता है, जबकि तीसरा वर्ग राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन को महत्वपूर्ण मानता है। प्रथम वर्ग के जो विद्वान हैं, उनमें प्रमुख नाम गार्नर महोदय का है। गार्नर के अनुसार राजनीति शास्त्र के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। कहने का तात्पर्य है कि राजनीति शास्त्र में हम राज्य के अध्ययन के साथ शुरुआत करते हैं और राज्य के अध्ययन के अंत के साथ राजनीति शास्त्र का अध्ययन समाप्त हो जाता है। दोस्तों, इस तरह के विचार रखने वाले अन्य विचारक हैं ब्लूंशली, गैरिज, जेनिलेक तथा लेविस जैसे विद्वान। वहीं दूसरा वर्ग सरकार के अध्ययन पर बल देता है। इस वर्ग के समर्थक विद्वान हैं लीकॉक, सीले तथा स्टीफन जैसे विद्वान। लीकॉक कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस
डील्स विद गवर्नमेंट ओनली। कहने का तात्पर्य है कि राजनीति शास्त्र सरकार से संबंधित विज्ञान है। इस वर्ग के विद्वानों के अनुसार राजनीति शास्त्र में हम सरकार क्या होती है, ये कितने प्रकारों की होती है, सरकार के कितने अंग होते हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं, सरकार किन उद्देश्यों के लिए कार्य करती है, आदि बातों का ही हम राजनीति शास्त्र में अध्ययन करते हैं। जबकि तीसरा वर्ग ये मानता है कि हम राजनीति शास्त्र में सिर्फ राज्य या सरकार का अलग अलग में अध्ययन नहीं करते, बल्कि राज्य और सरकार का दोनों का ही अध्ययन राजनीति शास्त्र के अध्ययन में शामिल किया जाना अति आवश्यक है। पॉल जेनेट मानते हैं कि राजनीति शास्त्र सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि राज्य का आधार क्या है, राज्य अगर अस्तित्व में आया है तो उसके पीछे का औचित्य क्या है, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, यह क्यों एग्जिस्टेंस में है, क्या इसके उद्देश्य हैं, इन सब बातों का राजनीति शास्त्र में तो अध्ययन किया ही जाएगा। साथ ही साथ राजनीति शास्त्र में सरकार के सिद्धांतों अर्थात सरकार किन किन रूपों की होती है, किस किस तरह कार्य करती है, सरकार को कौन से कार्य करने चाहिए अथवा नहीं करने चाहिए, इन समस्त बातों का भी राजनीति शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, इस तीसरे वर्ग के समर्थक विद्वान हैं लास्की, गेटेल तथा गिलक्राइस्ट जैसे विद्वान। दोस्तों, परंपरावादी दृष्टिकोण के विपरीत आधुनिक दृष्टिकोण के जो विद्वान हैं वो ये मानते हैं कि राजनीति शास्त्र में राज्य और सरकार का अध्ययन तो अति आवश्यक है, लेकिन केवल उनके अध्ययन मात्र से हम राजनीति शास्त्र के अंदर सही सिद्धांतों का निर्माण नहीं कर पाएंगे। रॉबर्ट जैसे विद्वानों का मानना है कि मानव समुदायों के ऊपर शासन करने की कला को राजनीति कहते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि राजनीति का क्षेत्र बहुत व्यापक है। परिवार, समुदायों, चर्च आदि के अंदर चलने वाली प्रतिस्पर्धाएं भी राजनीति के अंतर्गत आती हैं और वे राज्य और सरकार के कार्यों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करती हैं। अतः इन समस्त बातों का अध्ययन भी राजनीति शास्त्र के अंदर किया जाना अति आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, आधुनिक दृष्टिकोण को भी हम मोटे तौर पर 4 भागों में स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले है राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन। दोस्तों, इस वर्ग के समर्थक विद्वान हैं आमंड, डेविडिस्टन और एप्टर जैसे विद्वान। वे मानते हैं कि हमें एक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में राजनीति का अध्ययन करना चाहिए। जिस तरह एक शरीर के समस्त अंग शरीर से जुड़कर ही अपनी उपयोगिता अथवा औचित्य रखते हैं, उसी तरह एक देश के अंदर की समस्त राजनीतिक संस्थाओं को एक व्यवस्था के तौर पर लिया जाना चाहिए और एक व्यवस्था के तौर पर ही उनका अध्ययन करना चाहिए। तभी हम सही सिद्धांतों का निर्माण कर पाएंगे। दूसरा वर्ग मानवीय क्रियाओं के अध्ययन पर बल देता है। इसके समर्थक विद्वान हैं कैटलिन तथा सैमुअल पी हंटिंगटन जैसे विद्वान। ये विद्वान मानते हैं कि राजनीति कौन करता है? राजनीति मनुष्य करता है। अतः मनुष्य का स्वभाव कैसा है, उसके हित अथवा जरूरतें क्या क्या हैं, किन विशेष परिस्थितियों में मनुष्य का व्यवहार कैसा होगा, जब तक हमें इन बातों का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक हम राजनीति शास्त्र का सही रूप में विश्लेषण नहीं कर पाएंगे और सिद्धांतों का निर्माण नहीं कर पाएंगे। मानवीय क्रियाओं का अध्ययन राजनीति शास्त्र के गूढ़ अध्ययन के लिए अति आवश्यक है।
अगला वर्ग शक्ति के अध्ययन पर बल देता है। इसके समर्थक विद्वान हैं लासवेल, मैरियम, मैक्स वेबर और मार्गेंथो जैसे विद्वान। ये विद्वान मानते हैं कि हर मनुष्य का अपनी कोई जरूरत अथवा हित होता है जिसको प्राप्त करने के लिए वो निरंतर प्रयत्नशील रहता है। कोई भी व्यक्ति अपने हित को उसी स्तर तक प्राप्त कर पाता है जितनी कि उस व्यक्ति के पास सामर्थ्य अथवा शक्ति होती है। अतः शक्ति के लिए संघर्ष ही राजनीति है, यानी कि राजनीति शक्ति को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला प्रयास है। अतः राजनीति शास्त्र के अंदर हमें शक्ति के अध्ययन पर बल देना चाहिए। दोस्तों, चौथा वर्ग निर्णय प्रक्रिया के अध्ययन पर बल देता है। इसके प्रमुख विद्वान हैं हर्बर्ट साइमन, पीटर ड्रकर और टेरी जैसे विद्वान। ये मानते हैं कि एक राजनीतिक व्यवस्था में निर्णय किस प्रकार लिया जाता है, निर्णय लेने वाला कौन है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, इन बातों का अत्यधिक महत्व होता है। इस वर्ग के विद्वान निर्णय निर्माण प्रक्रिया के अध्ययन को इसलिए महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि इनका मानना है कि दो एक जैसी गाड़ियों को अगर दो अलग अलग तरह के ड्राइवर चलाएंगे तो दोनों ही ड्राइवर अपनी मंजिल पर अलग अलग समय पर पहुंचेंगे। एक ही तरह की गाड़ी की स्पेसिफिकेशन होने के बावजूद अलग अलग समय में डेस्टिनेशन में पहुंचने का कारण ये बताते हैं ड्राइवर के व्यक्तित्व में अंतर। दोस्तों, इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। इस एग्जाम्पल में हम परंपरावादी दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण के बीच के अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। परंपरावादी दृष्टिकोण जो केवल राज्य और सरकार के अध्ययन पर बल दे रहा था, उसके विपरीत आधुनिक दृष्टिकोण राज्य और सरकार के अध्ययन के अतिरिक्त उन समस्त क्रियाओं का अध्ययन करने की बात करता है जो कि राजनीति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका देश हैं। दोनों ही देशों में लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था विद्यमान है। लेकिन दोस्तों, दोनों ही देशों में एक जैसा शासन तंत्र होने के बावजूद उनका जो पॉलिटिकल आउटकम होगा, क्या वो एक जैसा होगा? नहीं, वो एक जैसा बिल्कुल नहीं हो सकता। परंपरावादी विद्वानों का मानना था अगर दो व्यवस्थाएं एक सी हैं तो उनका जो पॉलिटिकल आउटकम होगा वो एक समान होगा, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण के विचारक मानते हैं कि वो एक सा नहीं होगा और यही वास्तविकता है। आप दक्षिण अफ्रीका की जो आज की वर्तमान स्थितियां हैं, वहां के लोगों के जो अधिकार हैं, वहां की सरकार के द्वारा जितने भी कार्य जनता के विकास के लिए किए जा रहे हैं, उनकी तुलना इंग्लैंड और इंग्लैंड के लोगों के साथ नहीं की जा सकती। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि दोनों ही देशों में बेशक लोकतंत्र है, लेकिन उस लोकतंत्र को चलाने वाले नेता और जनता दोनों का स्वभाव, दोनों की शिक्षा, दोनों की पॉलिटिकल एजुकेशन और पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन अलग अलग स्तर की है। तो यह बात स्पष्ट होती है कि आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति शास्त्र के अध्ययन का अधिक सही और विस्तृत दृष्टिकोण है, जो यह मानता है कि राजनीति शास्त्र में प्रत्येक उस विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए जो राजनीति को किसी ना किसी रूप में प्रभावित करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं राजनीति शास्त्र के क्षेत्र की। राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे मनुष्य का, मनुष्य की प्रकृति का। मनुष्य क्या सोचता है, क्या उसका स्वभाव है, किस तरह की उसकी जरूरतें अथवा हित हैं, किन विशेष परिस्थितियों में उसका स्वभाव कैसा होता है जो कि राजनीति को प्रभावित करता है। इन बातों का अध्ययन हम राजनीति शास्त्र के अंदर करेंगे। नंबर 2, राज्य के अतीत, वर्तमान तथा भविष्य का अध्ययन। दोस्तों, राजनीति शास्त्र का केंद्रीय विषय ही राज्य है। अतः राज्य का अतीत क्या था, कैसे वो पैदा हुआ होगा, कैसे उसका विकास हुआ, क्यों वह आज भी वर्तमान में एग्जिस्टेंस में है,
और भविष्य में उसका स्वरूप क्या होगा, इन तमाम बातों का अध्ययन हम राजनीति शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। साथ ही राजनीति शास्त्र में सरकार का अध्ययन किया जाता है। सरकार क्या होती है, क्या इसके कार्य होते हैं, इसके कितने अंग हैं, कौन सा अंग कौन सा कार्य करता है, सरकार को क्या करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, सरकार के जनता के प्रति क्या उत्तरदायित्व हैं, इन तमाम बातों का अध्ययन भी राजनीति शास्त्र के अंतर्गत आप करेंगे। नंबर 4, राजनीतिक सिद्धांतों तथा विचारधाराओं का अध्ययन। दोस्तों, राजनीति शास्त्र एक अत्यंत प्राचीन विषय है जो कि सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के समय से विकास करता आया है। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता देता हूं कि अरस्तु को आप राजनीति शास्त्र के जनक के रूप में जानते हैं, लेकिन उनके गुरु प्लेटो राजनीति दर्शन के पिता माने जाते हैं। रिपीट कर रहा हूं, प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का पिता माना जाता है। दोस्तों, राजनीति शास्त्र के भीतर जितने भी तरह के सिद्धांतों और विचारधाराओं का विकास हुआ है, उन्हीं सिद्धांतों और विचारधाराओं के विकास के परिणाम स्वरूप आज इस आधुनिक युग में हम प्रवेश कर पाए हैं। उस युग में जहां जनता का शासन होता है, जहां जनता को अधिकार होते हैं, जनता की बात को सुना जाता है। अदरवाइज एक समय ऐसा भी था जब आम जनता के पास कोई अधिकार नहीं होते थे, वो अपना जीवन सुखपूर्वक, स्वतंत्रतापूर्वक नहीं जी पाते थे। राजनीति शास्त्र के विद्वानों ने अनेक तरह के सिद्धांतों का निर्माण किया, जिनके आधार पर लोगों को कई तरह के अधिकारों की मांग उठी और आज वो अधिकार हमें मिल रहे हैं। अतः इन समस्त सिद्धांतों, विचारधाराओं का अध्ययन भी राजनीति शास्त्र में किया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है शासन के व्यवहारिक स्वरूप का अध्ययन। आधुनिक दृष्टिकोण के विचारक मानते हैं कि हमें राज्य और सरकार के अध्ययन के साथ साथ शासन के व्यवहारिक स्वरूप का भी अध्ययन करना है। अर्थात किसी देश में लोगों का शैक्षणिक स्तर क्या है, उस देश की धार्मिक जातिगत व्यवस्था किस तरह की है, लोगों का पॉलिटिकल बिहेवियर किन चीजों से प्रेरित और प्रभावित हो रहा है, आदि व्यवहारिक चीजों का जब तक अध्ययन नहीं किया जाएगा तब तक राजनीति शास्त्र का अध्ययन पूरा नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है शक्ति का अध्ययन। इस पॉइंट को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि राजनीति शास्त्र में शक्ति का अध्ययन एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि वास्तव में राजनीति शक्ति प्राप्ति के लिए ही संघर्ष है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। दोस्तों, संचार, तकनीक और वैज्ञानिक उन्नति के कारण आज पूरा विश्व एक दूसरे के करीब आ गया है। आज विश्व के एक छोटे से हिस्से में घटित होने वाली घटना भी दूसरे देशों को अत्यधिक प्रभावित करती है। अतः आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से देश एक दूसरे के साथ राजनीति में इन्वॉल्व हैं, किस तरह के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण हो रहा है, उनका उद्देश्य और कार्य क्या हैं, वे किस तरह से काम करते हैं, इन तमाम बातों का अध्ययन भी राजनीति शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। और अंतिम पॉइंट है राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन। राजनीति शास्त्र में हम दो राजनीतिक व्यवस्थाओं की भी तुलना करते हैं और उस तुलना के आधार पर हम दोनों ही व्यवस्थाओं के गुणों और अवगुणों को जानते हुए एक बेहतर राजनीतिक व्यवस्था क्या हो सकती है, उसके निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने राजनीति शास्त्र के अर्थ को समझा, राजनीति शास्त्र पर विद्वानों ने क्या क्या विचार दिए हैं यह भी जाने, और साथ ही राजनीति शास्त्र के क्षेत्र को विस्तार से समझने का प्रयास किया। आशा करता हूं मेरे द्वारा ये वीडियो बनाई गई वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खूब पढ़ें, आगे बढ़ें और साथ ही कमेंट बॉक्स में मेरे 3 प्रश्नों का आप उत्तर देंगे। नंबर 1, राजनीतिक दर्शन के पिता कौन हैं?
नंबर 2, कौन विद्वान यह मानते हैं कि राजनीति शास्त्र का अध्ययन का आरंभ और अंत राजनीति से ही होता है। धन्यवाद।